Hello everyone, welcome to my channel. I'm Vaibhav Singhania and you're watching Ashraj Academy. आज हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा, राइट। गॉस लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, आप लोगों को पता है। हम लोग जो गॉस लॉ का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए करते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, सिमेट्री का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत आसानी से गॉस लॉ की मदद से निकाली जा सकती है। ठीक है, बिना इंटीग्रेशन के जो एक टफ प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन का, छोटे छोटे डी क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, फिर उसको समेशन करना, ये सब किए बिना, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड शेप के ऑब्जेक्ट्स में जिनमें सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, उन शेप के ऑब्जेक्ट्स में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने गॉस लॉ के बारे में, ठीक है, सब चीज जाना। गॉस लॉ का डेरिवेशन कैसे आया, सॉलिड एंगल की मदद से गॉस लॉ का डेरिवेशन हम लोगों ने सीखा। ठीक है, गॉस लॉ क्या होता है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्यू एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो हम लोग लेंगे वो क्या होगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सब चीज वैक्यूम में डील करते हैं। अगर वैक्यूम नहीं होगा तो आप सभी लोगों को पता है एप्सिलॉन नॉट हट के परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम आ जाएगा। ठीक है, ये बात भी हम लोगों ने पढ़ी। हम लोगों ने गॉसियन सरफेस किस तरह से हम लोग चूज करेंगे इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा पिछले लेक्चर में, कि आप गॉसियन सरफेस किस हिसाब से चूज करते हैं जब आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। देखिए, गॉसियन सरफेस वो सरफेस होती है जिसपे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि गॉसियन सरफेस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर यूज करते हैं। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर। और ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे होती है क्या, ठीक है, किस पे होती है, गॉसियन सरफेस पे। ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे होगी, और हमें गॉस लॉ की मदद से क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है। तो एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस पे होती है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती है। मतलब गॉसियन सरफेस मस्ट पास टू द पॉइंट वेयर आई हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो गॉसियन सरफेस है वो उस पॉइंट से जरूर पास करनी चाहिए जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पहली बात, पहली प्रॉपर्टी ऑफ गॉसियन सरफेस। दूसरी प्रॉपर्टी जो है गॉसियन सरफेस की, हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरह से बनाते हैं ताकि जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करते टाइम उस फ्लक्स पे हर पॉइंट पे, ठीक है, उस गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो जाए, जिससे मैं इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल पाऊं और इसको इंटीग्रेशन डीए वेक्टर बोल दूं। ठीक है, इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकालूंगा मैग्नीट्यूड को, तो मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं। और इंटीग्रेशन में डीए, छोटा छोटा डीए को इंटीग्रेट करेंगे उस गॉसियन सरफेस पे, तो कंप्लीट सरफेस एरिया ऑफ दैट गॉसियन सरफेस आ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग जो लेंगे वो ये लेंगे कि जो गॉसियन सरफेस आप इस तरह से बनाइए ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे और उस पॉइंट पे जो डीए वेक्टर बनेगा उस गॉसियन सरफेस का, वो एक दूसरे के अलोंग हो जाए। ठीक है, गॉसियन सरफेस पे जो ये डीए वेक्टर बनता है ना, ये मान लो ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर मैंने बनाया, तो ये डीए वेक्टर बन रहा है इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। उस हिसाब से आप गॉसियन सरफेस बनाइए ताकि यहाँ पे जो ये ई डॉट डीए है ना, ये डॉट प्रोडक्ट, इसको मैं क्या लिख दूं, ई इंटू डीए, ये लिख पाऊं मैं। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करने पर दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो उनके बीच का कॉस थीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू वैल्यू। तो इससे इंटीग्रेशन में आसानी हो जाती है क्या। तो ये सब बातें हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते वक्त ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये तो पूरी बात हो गई पिछले लेक्चर की। पिछले लेक्चर में मैंने सॉलिड एंगल की मदद से आप लोगों को गॉस लॉ का प्रूफ भी बताया था। ठीक है, तो ये बात भी हो गई। अब हम लोग आज के लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा अपने इनिशिएटिव जो कि अशराज एकेडमी है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, आप सभी लोगों को पता है अशराज एकेडमी आप लोगों को एक कंप्लीट आईटी जेई का सिलेबस डिलीवर करने के लिए फॉर्म हुई है। ठीक है, आप सभी लोगों को एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ फिजिक्स में एज ऑफ नाउ, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स सब्जेक्ट में ले रहा हूं, तो एज ऑफ नाउ मैं आप लोगों को फिजिक्स में एक कंप्लीट गाइडेंस अलोंग विथ ऑल द कंसेप्ट जो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है आईटी जेई के सिलसिले में,
वो सब यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा और सब चीज सीक्वेंशियल मैनर में चलेगी। ठीक है, मैं एक साथ सारी चीज अपलोड नहीं करूंगा, आप उसको रेगुलरली विजिट कीजिए, डेली एक लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों के लिए, उन लेक्चर्स को देखिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करिए और प्रॉब्लम्स के एप्लीकेशन के लिए, सॉरी कंसेप्ट्स के एप्लीकेशन के लिए मैं आप लोगों के लिए प्रॉब्लम सीरीज भी लॉन्च करूंगा। ठीक है, जो भी कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है ये हम लोग प्रॉब्लम सीरीज में देखेंगे। राइट, तो आज का टॉपिक हम लोग चालू करते हैं। आप लोगों को जो भी पढ़ा जा रहा है आप ये सोच के चलिए इट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक एनी ऑफ योर एग्जामिनेशन, आइदर इट इज जेई मेन, ठीक है, जेई और या फिर जेई एडवांस्ड हो या फिर आपका नीट एग्जाम, जो भी आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं दिस इज सफिशिएंट टू क्रैक दिस ऑल एग्जामिनेशन, या फिर आप लोग ओलंपियाड्स की भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट सफिशिएंट हैं, ये आप लोगों को विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब छोड़ भूल के आज हम लोग अपने लेक्चर्स पे चलते हैं। आप लोगों को मैंने पहले ही बता रखा है जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, जो भी प्रिपरेशन जिस भी एग्जाम्स के लिए आप कर रहे हैं वो प्रिपरेशन आप लोगों को एग्जाम क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों के मन में हमेशा ये रहेगा कि मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे वो एग्जाम क्लियर करना है मैं इसलिए पढ़ाई कर रहा हूँ, तो हमेशा आप लोगों के मन में एक स्ट्रेस रहेगा और अगर आप लोगों के मन में स्ट्रेस रहा तो आप लोग एग्जाम क्लियर में नहीं कर सकते, परफॉर्मेंस जो है वो आप लोग का वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जो भी पढ़ रहे हैं उसको एंजॉयमेंट के साथ पढ़िए, मजे लेके पढ़िए, आप लोग डेफिनेटली जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। दिस इज द ओनली टिप विच आई वांट टू गिव टू ऑल द स्टूडेंट्स कि जो भी पढ़ रहे हैं उसको एंजॉय करिए। ठीक है, मजे करिए उस चीज में। ठीक है, हर चीज उसकी समझने की कोशिश कीजिए, उसको जानने की कोशिश कीजिए। दैट इज सफिशिएंट टू क्लियर योर एग्जामिनेशन, दैट इज सफिशिएंट, कंप्लीट सफिशिएंट। ओके, राइट, तो आज के टॉपिक पे मूव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ हॉलो एंड सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर के केस में भी हम लोग बात करेंगे और सॉलिड सिलेंडर के केस में भी बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस लॉ की मदद से कितनी आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं बाय हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर का पहला केस लिया और इस केस में भी हॉलो सिलेंडर में भी दो केस बन जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सिलेंडर और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। तो वो दोनों केस में यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट केस आउटसाइड द सिलेंडर और जो दूसरा केस बनेगा हॉलो के में वो बनेगा इनसाइड द सिलेंडर। ठीक है, तो अभी मैं हॉलो सिलेंडर में आउटसाइड केस लेके चल रहा हूं, तो आई एम टेकिंग फर्स्ट केस हॉलो सिलेंडर में आउटसाइड वाला केस। ठीक है, तो मुझे इस हॉलो सिलेंडर में किसी डी डिस्टेंस पे, ठीक है ध्यान दीजिएगा ये लॉन्ग हॉलो सिलेंडर की बात हो रही है हमेशा। ठीक है, मैं लॉन्ग हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग हॉलो सिलेंडर। अभी आप लोगों को पता है कि ये लॉन्ग वर्ड क्यों दिया जाता है। ठीक है, लॉन्ग का मतलब हम लोग एज्यूम करके चलते हैं कि इनफाइनाइटली लॉन्ग मतलब बहुत लंबा है। ठीक है, वैसे कोई चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग होती है क्या? नहीं होती, कोई भी चीज इनफाइनाइटली लॉन्ग नहीं होती। यहाँ पे एक्चुअल में लॉन्ग का मतलब क्या होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम लोग लाइन ऑफ चार्ज के केस में भी देखे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, कोई बहुत लंबी लाइन ऑफ चार्ज में ये लॉन्ग का जो मतलब होता है उसका मीनिंग सिर्फ ये होता है कि यहां से जिस डिस्टेंस डी पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं वो एक्चुअली जो इसकी लेंथ एल होती है ना इस लाइन ऑफ चार्ज की, ये लेंथ एल इससे बहुत छोटी होती है, डी इज मच 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 लेस देन एल। यही मैंने आप लोगों को जब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज का जब मैंने डेरिवेशन किया था तो मैंने बताया था कि जो डी होता है ये इसके लेंथ से, ये लेंथ बहुत ऊपर जा रहा है। ठीक है, इससे बहुत छोटा होता है, इसीलिए मैं इसको बहुत लंबा और बोल सकता हूं इट इज लॉन्ग और इनफाइनाइटली लॉन्ग। वैसे कोई इनफाइनाइटली लॉन्ग नाम की चीज नहीं होती, राइट। इससे होता क्या है, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करते हैं तो इस डी पॉइंट को जब आप ज्वाइन करते हैं यहां से ऐसे इस तरह से, ठीक है, तो ये जो थीटा है ना ये टेंड्स टू जीरो आता है, ये दोनों थीटा, इसको मैं थीटा 1 बोलता था क्या और इसको मैं थीटा 2 बोलता था, ये दोनों टेंड्स टू जीरो आता है। इसका मतलब ये हुआ ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाती है। ठीक है, लॉन्ग होने का मतलब, इसीलिए जो EX का कंपोनेंट आता था के लैम्डा बाय डी कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 आता था, तो ये जीरो होने के कारण ये 2 हो जाता था, मतलब 2 के लैम्डा बाय डी। ये सब हम लोगों ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ चार्ज में पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। और जो ये वाला कंपोनेंट है अलोंग दिस लाइन, लॉन्ग होने से जो अलोंग दिस लाइन का कंपोनेंट है वो क्या आता था, के लैम्डा बाय डी
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, और ये दोनों टर्म जीरो होते थे, मतलब अलोंग दिस लाइन ये कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ये बताना बहुत जरूरी है सिलेंडर, लॉन्ग सिलेंडर की बात करने के लिए, कि लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज में अलोंग दिस लाइन ऑफ चार्ज, अलोंग वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर वाला ही कंपोनेंट बचता है जिसकी वैल्यू 2 के लैम्डा वैल्यू होती है। ठीक है क्या? ओके, तो ये बात हम लोगों ने समझ ली थी। तो इसी तरह से हम लोग लॉन्ग की बात करते हैं और बोलते हैं ये जो डी है, जिस डिस्टेंस पे इसके सेंटर से, सिलेंडर के सेंट्रल एक्सिस से हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं जहां पे हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये डिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ सिलेंडर से बहुत छोटा है। ठीक है, तो डी इज मच 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 लेस देन एल, ये हम लोग बोल देते हैं, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द चार्ज हॉलो सिलेंडर। ठीक है, तो ये बात भी हम लोगों ने बोल दी। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि बताइए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ इस पॉइंट पे कितनी होगी। तो उसके लिए मैं गॉस लॉ का इस्तेमाल करूंगा। एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा सबसे तो पहले मुझे। अब गॉसियन सरफेस कैसी लूं, उसके लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है सिलेंडर में। ठीक है, इस टाइप का मान लो एक सिलेंडर है, इसके सेंट्रल एक्सिस से मैं किसी डी डिस्टेंस पे बात कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे किस हिसाब से वेरी कर रही है वो पता होना चाहिए, ताकि मैं उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग गॉसियन सरफेस का डीए वेक्टर चूज कर पाऊं। जो गॉसियन सरफेस है वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चूज कर पाऊं, उसका एरिया वेक्टर, एंड एरिया वेक्टर इज नॉर्मल टू द सरफेस। तो मैं कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चूज करूंगा वो बात सबसे पहले समझने की है, पहली बात। दूसरी बात कि मैं गॉसियन सरफेस को ऐसे बनाऊंगा ताकि वो सिलेंडर के अबाउट सिमेट्रिक रहे, ताकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप सेम बोल सको। दूसरी बात ये कि मैं गॉसियन सरफेस को ऐसे बनाऊंगा ताकि सिमेट्रिक रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ताकि ई डॉट डीए में मैं ई को बाहर निकाल सकूं। पहले तो ई डॉट डीए को मैं जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में करूंगा तो ई डीए लिख सकता हूं, और ई को मैं सेम लिखने के लिए सिमेट्रिक बनाऊंगा ताकि मैं ई बाहर निकाल सकूं और वो इंटीग्रल में डीए हो जाए। ठीक है क्या? यही तो मुझे करना है, और फिर मैं इसे ई निकाल लूंगा। तो ये सब बातें सोचने के लिए मुझे यहाँ पे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी कि इस पॉइंट पे या फिर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है। उसको समझने के लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे फिगर्स बनाए हैं। देखिए, कोई भी सिलेंडर है, ठीक है, सपोज ये सिलेंडर है, इसके सेंटर से मुझे डी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस सिलेंडर को देखिए ऐसे बहुत सारे प्लेन से मैं कट कर देता हूँ, टुकड़े कर देता हूँ। बचपन में टुकड़े किए होंगे आप लोगों ने सिलेंडर से कैंची से काट काट के। तो जैसे ही मैं टुकड़े करता हूँ सिलेंडर्स के, तो मेरे को इस टाइप की लाइंस मिलती है। देखिए ये वाली लाइन, जैसे ये लाइन आपको मिली एक, ठीक है, वैसे एक ये लाइन मिली उसके दूसरे एंड पे। ठीक है, और फिर एक ये लाइन मिली जब मैंने सिलेंडर को टुकड़े किए, तो और फिर उसके दूसरे एंड पे ये वाली लाइन मिली, फिर ये वाली लाइन मिली। ऐसे करके इनफाइनाइट प्लेन से मैं कट कर दूंगा तो एक दूसरे के ऑपोजिट एंड पे मुझे दो दो लाइंस मिलती जाएंगी ऐसे। ठीक है, तो इसको मैंने काट के यहाँ पे बताया। देखिए, इस सिलेंडर को जब मैंने यहाँ से काटा होगा, इस प्लेन को यहाँ से पास कराया होगा, ठीक है, ये प्लेन यहाँ से काट किया तो ये दो लाइन मिली। इस तरह से ही ऐसे बहुत सारी दो लाइंस का मिल के मैं सिलेंडर ज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, और जिस भी पॉइंट पे मैं काट रहा हूँ, ठीक है, उसको सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन यहाँ से आप देखिए ये बन जाएगी। और मुझे पता है, ठीक है, अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन ऑफ चार्ज बोलूं, इन दो लाइन ऑफ चार्ज के कारण, ठीक है, जो दो लाइन ऑफ चार्ज अभी बनी है मेरे पास, छोटी छोटी दो लाइन ऑफ चार्ज, इनकी थिकनेस कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन दो लाइन ऑफ चार्ज के कारण मैंने अभी बताया कि अलोंग दिस लाइन ऑफ चार्ज, ये लॉन्ग है क्योंकि सिलेंडर लॉन्ग है, इसलिए लाइन ऑफ चार्ज लॉन्ग है, इसलिए अलोंग दिस लाइन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो गई। अरे जीरो हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ऑफ चार्ज बचेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है क्या? तो वो परपेंडिकुलर लाइन ऑफ चार्ज कैसे होंगी, सपोज मुझे इसके सेंट्रल एक्सिस से, इस एक्सिस से डी डिस्टेंस पे चाहिए थी, तो मैंने इसको, इस लाइन को चार्ज से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इस चार्ज लाइन से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, और ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर लाइन होगी, और बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लाइन इस डायरेक्शन में होगी। और जो दूसरी लाइन बनी इसके जस्ट ऑपोजिट लाइन पे, ठीक है, दो पार्ट पे काटेगा ना सिलेंडर को, दो लाइन बनेगी, राइट। जैसे ये सिलेंडर है, इसको मैंने इस फ्रेम पे काटा, ठीक है, इस फ्रेम पे यहां से ऐसे काट दिया इस पॉइंट पे, तो एक इस पॉइंट से एक लाइन जाएगी और एक इस पॉइंट से लाइन जाएगी। तो ये जो दूसरी लाइन है, ठीक है क्या, ये जो दूसरी लाइन है उसको जब मैं इस पॉइंट से ज्वाइन करूंगा, ऐसे ये ज्वाइन कर दिया, और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे इस डायरेक्शन में मिल गई। अब आप देखिए, जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली है उसका एक कंपोनेंट
अलोंग दिस लाइन आएगा, इसके अलोंग आएगा। और ये लाइन कौन सी है? सेंट्रल एक्सिस से इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई। सिमेट्री है, अरे सिमेट्री है, ठीक है। इस एक्सिस से मैंने इस पॉइंट पे निकाला, ठीक है। इस पॉइंट से जो मैं ज्वाइन किया सेंटर को, उसके अबाउट मैंने पीसेस ले लिए, ठीक है। उसके अबाउट मैंने पीसेस ले लिए, और ये दोनों लेंथ सेम है, ये दोनों लेंथ एल लेंथ सेम है, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा ना, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। सिमेट्री है, सिमेट्री है, ठीक है। तो इसका 2k लैम्डा बाय एल होगा, तो इसका भी 2k लैम्डा बाय एल होगा, ठीक है। और ये दोनों एंगल इन दोनों का थीटा थीटा होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई कि इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसके अलोंग इसका अगर मैं ये कंपोनेंट लूंगा और एक कंपोनेंट अलोंग दिस लेंथ लूंगा, सिमिलरली इसका भी एक कंपोनेंट अलोंग दिस लेंथ और एक कंपोनेंट अलोंग दिस लेंथ दूंगा, ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और मुझे पता चला जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी मुझे, वो अलोंग दिस लाइन मिलेगी। मतलब सेंट्रल एक्सिस से इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, सेंट्रल एक्सिस से इस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन, मतलब इसके अलोंग मिलेगी मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट पे ले लीजिए, ठीक है। इसके आगे आप एक प्लेन में इस पॉइंट पे लेंगे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये सिलेंडर लिया था, इस पॉइंट पे देखा था, इस पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ऐसे मिली, ठीक है। अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी, इस तरह से, ठीक है। आप इस पॉइंट पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे मिलेगी। मतलब हर पॉइंट पे ये रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती जाएगी आपको, रेडियली आउटवर्ड, ऐसे 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 ऐसे, क्योंकि अलोंग वाला कंपोनेंट टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जा रहा है क्या? अरे टेंजेंशियल कंपोनेंट ये और ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेडियल कंपोनेंट मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी प्लेन पास करेंगे आप, ठीक है। जैसे ये एक सिलेंडर था, मैंने यहां से एक प्लेन पास किया था, इस पॉइंट से काटता हुआ, आप यहां से पास कर लीजिए तो आपको यहां से एक लाइन मिलेगी और एक लाइन यहां से मिलेगी। आप यहां से पास कर लीजिए, एक लाइन आपको यहां से मिलेगी और दूसरी लाइन यहां से मिलेगी। तो ये जो सारी लाइंस हैं, ठीक है, ये जो लाइंस के आपको ग्रुप मिलेंगे इस टाइप से, ये लाइंस के ग्रुप, ये लाइंस और इसके लाइन के ग्रुप, ठीक है, इस लाइन और इस लाइन के ग्रुप, ऐसे जितने भी लाइंस मिलेंगे उनके कारण सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट बचेगा किसी भी पॉइंट पे। टेंजेंशियल कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे पता चला कि मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसे लूंगा, एक और सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेता हूं, क्योंकि हर पॉइंट पे ऐसा रेडियल कंपोनेंट मिल रहा है। मतलब रेडियल कंपोनेंट मिल रहा है, मतलब यहाँ पे एक सर्कल ले लूंगा और इस सर्कल को एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर नीचे। यहाँ पे मैंने एक सर्कल फील्ड ले ली, क्या? क्योंकि रेडियल कंपोनेंट मिल रहा है। किसी भी पॉइंट पे मैंने एक सर्कल फील्ड ले ली और उस सर्कल को एक्सटेंड कर दिया ऊपर से नीचे, तो मुझे एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मिल गई, एक क्लोज सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस मिल गई मुझे, ठीक है क्या? तो यहां से मुझे पता चला कि सिलेंडर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, और मैं एक गॉसियन सरफेस सिलेंडर ले लूंगा ताकि ई डॉट डी ए ईडीए बन जाए, ठीक है। ये बात तो पहली बात हो गई। अब जो दूसरी बात होगी वो ये होगी कि आप इस पे हर पॉइंट पे, ठीक है, एट एवरी पॉइंट इज सिमिलर। कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप सिलेंड्रिकल सरफेस पे, आप ये पॉइंट ले लीजिए और आप ये पॉइंट ले लीजिए सरफेस पे, ये इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में सिमिलर है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं बता पाएंगे आप, ठीक है। क्योंकि इनके पास डिस्टेंस सेम है क्या? यहां से सेम डिस्टेंस है। अब बाहर भी लीजिए, अलग डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है इस सरफेस पे, ये सब के सब डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। अरे सिलिंड्रिकल सरफेस बनाई है मैंने, इसके चारों तरफ एक सिलिंड्रिकल सरफेस बनाई है, वो सब के सब डी डिस्टेंस पे लोकेटेड है। एंड सिंस इट इज इनफाइनाइट, ये वाली जो लेंथ है चार्ज सिलेंडर, ये इनफाइनाइट है, तो वो पॉइंट्स का इन एंड पॉइंट से कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। वो सब बराबर दूरी पे है और इसके सेंट्रल एक्सिस से भी सब के सब डी डिस्टेंस पे है। तो विजुलाइज करके देखिए कि ये जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई, इस पे सारे पॉइंट्स आइडेंटिकल हैं विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिलेंडर, कोई फर्क नहीं किसी में भी। अरे कोई फर्क नहीं है किसी भी पॉइंट्स पे। तो मैंने ये बोला कि इसके हर पॉइंट पे सिंस इट इज सिमेट्रिकल और किसी भी पॉइंट में कोई डिफरेंस नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू सिलेंड्रिकल सिलेंडर, उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी एट एवरी पॉइंट, ठीक है क्या? तो मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज सेम, खत्म हुई बात। तो मैंने इस गॉसियन सरफेस पे बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, मतलब इस पॉइंट पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जो बाहर आ रही होगी, ठीक है, उस पॉइंट पे ऐसे बाहर आ रही होगी, ठीक है। हर पॉइंट पे रेडियली आउटवर्ड होगी। और सिंस ये वाला जो सर्कुलर एरिया है, ये ऊपर और नीचे वाला, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्लेन में है ये एरिया, तो ये जो है फ्लक्स पे कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, ऐसे होगी,
इस पॉइंट पे ऐसे, इस पॉइंट पे ऐसे, और डीए वेक्टर इस एरिया का तो ऐसे होगा, तो ई डॉट डीए इस ऊपर वाले सर्कुलर पार्ट का, ठीक है, इस पार्ट का देखिए, इस पार्ट का जो मैंने गॉसियन सरफेस ली ना, यहाँ पे गॉसियन सरफेस ली होगी, ठीक है, उसका ये वाला सर्कुलर एरिया जो इस प्लेन में होगा उस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, और डीए वेक्टर उस पे ऐसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, डीए वेक्टर ऐसा, तो ई डॉट डीए उस सर्कुलर एरिया का जो नीचे दो सर्कुलर एरिया बनेंगे उसका कोई फ्लक्स नहीं आएगा, ई डॉट डीए जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस एरिया का आएगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिटेल्ड बता रहा हूं कि किस तरह से गॉसियन सरफेस ली मैंने, किस तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया का ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया। तो बस अब तो मेरा सब खत्म हो गया, सब चीज खत्म हो गया, मैंने सब रिजल्ट निकाल ही लिया। फिर तो अब लैम्डा इसकी मैं चार्ज डेंसिटी मान लेता हूँ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है, तो लैम्डा को मैंने डिफाइन किया, चार्ज डेंसिटी इज क्यू बाय एल, टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर बाय लेंथ ऑफ द सिलेंडर। ठीक है क्या, अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता देता हूं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, ओवर दिस क्लोज गॉसियन सरफेस, ये जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है इसका मतलब इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर ऑफ गॉसियन सरफेस क्यू एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन। अब क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू तो आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो गॉसियन सरफेस की आप लोग लेंथ ले रखे इसको एक्स बोल दीजिए, या एक्स लेंथ की लेंथ ले रखे सपोज करते हैं। ठीक है क्या, आपने ये लेंथ जो है वो एक्स लेंथ की ली हुई है, राइट, तो मैं क्यू एनक्लोज बोल दूं क्या, ये इतना ही पार्ट एनक्लोज कर रहा होगा क्या, इतने ही पार्ट में जो सिलेंडर का चार्ज होगा यहाँ पे, ये वही तो एनक्लोज कर रहा होगा, और इसकी लैम्डा चार्ज डेंसिटी का, तो लैम्डा इंटू एक्स चार्ज एनक्लोज्ड, लैम्डा इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब ई वेक्टर ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, डीए वेक्टर भी सिलेंडर का रेडियली आउटवर्ड, तो इसको मैं इंटीग्रल ऑफ ई मैग्नीट्यूड आर कैप, रेडियली आउटवर्ड के लिए आर कैप बोल रहा हूं, डीए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको भी आर कैप बोल देता हूं, लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है क्या, अब देखिए ई वेक्टर मैंने आप लोगों को बताया हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगा, तो ई वेक्टर को मैं बाहर निकाल देता हूं, आर कैप डॉट आर कैप तो 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा डीए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन, दैट इज लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डीए वेक्टर का इंटीग्रेशन कौन सा कर रहा हूं मैं, गॉसियन सरफेस पे, और गॉसियन सरफेस एक सिलिंड्रिकल सरफेस है, और इस पे सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का ही काम आता है, जिसपे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग मानते हैं, मैंने ऊपर ही बताया है, तो इसको मैं लिख देता हूं 2 पाई। ठीक है, डी लेंथ पे निकाल रहा था क्या मैं, डी रेडियस वाले लेंथ पे निकाल रहा था, ये देखिए डी लेंथ, और इसके सेंट्रल एक्सिस से, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो 2 पाई डी हो जाएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई डी एक्स लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की, वो आप देखिए ये एक्स से ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी। अब आप देखिए इसको मैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 4 हो जाएगा, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख देता हूं, तो इट इज 2 के लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो सिलेंडर आई वो लाइन ऑफ चार्ज के इक्विवेलेंट आई क्या। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज एज अ लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है, प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ सिलेंडर। ठीक है, लाइन ऑफ चार्ज सेम चार्ज डेंसिटी का सिलेंडर के सेंटर में प्लेस है, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है। ठीक है, तो आप सेम चार्ज डेंसिटी का लाइन ऑफ चार्ज यहां पे आप सिलेंडर में प्लेस कर दीजिए, सिलेंडर के सेंटर पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप लोगों को फर्स्ट केस मैंने बताया था, आउटसाइड वाला केस मैं लेके चल रहा हूं पहले। ठीक है, आउटसाइड वाला केस, आउटसाइड वाले केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो बोलेंगे वो बोलेंगे सेम चार्ज डेंसिटी का जो सिलेंडर है उतने ही चार्ज डेंसिटी की जो लाइन ऑफ चार्ज है वो आप सेंटर पे प्लेस कर दीजिए, क्योंकि वही रिजल्ट आ रहा है, हम लोगों ने लाइन ऑफ चार्ज के लिए ऊपर डिराइव किया हुआ है गॉस लॉ की मदद से, 2 के लैम्डा बाय डी फॉर अ लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज, लॉन्ग वर्ड मत भूलिएगा। ठीक है, तो उससे 2 के लैम्डा बाय डी ही आ गया, इसका मतलब आप एक लाइन ऑफ चार्ज को सिलेंडर के केस में, ठीक है, उसके सेंट्रल एक्सिस पे सेम चार्ज डेंसिटी का लाइन ऑफ चार्ज रख दीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आती है वो बोल दीजिए। ये किस केस के लिए है, आउटसाइड ऑफ सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर, गॉसियन सरफेस से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चार्ज सिलेंडर के बाहर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आप उसको कुछ ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है क्या, ओके।
तो ये बात भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब आप एक इससे बात देखिए कि जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोल पा रहा हूं ना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, वो किस केस में बोल पा रहा हूं? ऐसे मैंने लाइन ऑफ चार्ज लिया था क्या ऐसे, ठीक है, और वो दो लाइन ऑफ चार्ज सिमेट्रिक है, बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड सेम, सिर्फ और सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो बोला था। तो ये सिर्फ मैं तब बोल पा रहा हूं जब आपका यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर केस में बोल सकते हैं। क्या बोला मैंने? इंपॉर्टेंट। लोग गलती कर देते हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ज सॉलिड सिलेंडर में, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिफॉर्म सॉलिड या फिर हॉलो, कुछ भी बोल दी, जो भी मैं बात करूंगा वो मैं यूनिफॉर्म चार्ज के केस में बात करूंगा, क्योंकि जो भी सिमेट्री का कंसेप्ट मैंने ऊपर यूज किया है वो सब और सब यूनिफॉर्म चार्ज के केस में होगा। अगर चार्जेस रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना तो ये सब नहीं होगा, अरे नहीं होगा ये सब, समझ में आ रही बात? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो बस बाहर वाला केस तो हो गया, अब केस बी चले जाते हैं, हॉलो सिलेंडर का केस बी, ठीक है। केस बी क्या होगा? हॉलो सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूं, और जो सेकंड केस होगा वो इनसाइड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाला होगा। तो किसी भी पॉइंट अगर मैं इनसाइड की बात करूं, सपोज अगेन कोई मैं सेंटर से डी डिस्टेंस पे एक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूं इस चार्ज सिलेंडर के केस में, तो फिर मैं क्या बोलूंगा? फिर से देखो, मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, गॉसियन सरफेस चूज करनी पड़ेगी सच दैट ई डॉट डी ए सेम डायरेक्शन में हो तो ई डी ए बन जाए, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे में गॉसियन सरफेस चूज करूंगा कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, सिमेट्री का कंसेप्ट यूज करके, ठीक है, जो सारी बातें ऊपर बताई। तो फिर ये सब बातें मैं यूज करूंगा और मुझे पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसमें भी एक डी डिस्टेंस पे रेडियली आउटवर्ड ही होगी। अरे सेम कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा जो मैंने बाहर वाले केस में किया था, ठीक है, जो वो जैसे मैंने लाइन ऑफ चार्ज से मिलके बना हुआ सिलेंडर बताया था ना कि सिलेंडर इज एज्यूम टू बी मेड ऑफ अ लाइन ऑफ चार्ज, वो यहां पे भी बोल दूंगा। देखिए किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, अंदर में, ये पॉइंट अंदर मान लीजिए, ये सिलेंडर यहाँ पे खत्म हो गया, ये अंदर मान लीजिए, अब इस पे भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए सिमेट्रिक होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो दोनों मैग्नीट्यूड है, इसका ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर कोई लाइन ऑफ चार्ज होगी बाहर में, यहाँ पे भी, ठीक है, उसके कारण भी ये अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट, और इसका सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट ही बचेगा। किसी भी पॉइंट पे बात कर लीजिए, राइट, जैसे ये दो पॉइंट है, ये दो लाइन है, ये लाइन पहली और ये जो दूसरी लाइन, ये वाली लाइन, इसके कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मैं किसी इस पॉइंट पे बात करता हूँ, इस पॉइंट पे, तो देखिए इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। फिर जो है अलोंग वाला कंपोनेंट, टेंजेंशियल कंपोनेंट कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ रेडियल कंपोनेंट बचेगा, मतलब इस पॉइंट से इसके सेंटर को ज्वाइन करती हुई जो लाइन बचेगी सिर्फ उसी के अलोंग आपका इसका कंपोनेंट बचेगा। तो ऐसे हर पॉइंट में सेम केस इनसाइड के लिए भी बोल सकते हैं, इसके अंदर सिलेंडर के अंदर हर पॉइंट पे रेडियली जो है कंपोनेंट रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, आइदर इट इज रेडियली इनवर्ड और रेडियली आउटवर्ड। तो बस फिर से मैं समझ जाऊंगा कि जैसे रेडियल कंपोनेंट है, मैं एक सर्कल लूंगा यहाँ पे ताकि ई डॉट डी ए जीरो हो जाए, और उस सर्कल को एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर से नीचे तक, मतलब एक सिलेंड्रिकल सरफेस में ले लूंगा, ठीक है। क्योंकि सर्कल में क्यों लिया? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, और सर्कल का भी हर पॉइंट पे जो वेक्टर होता है, नॉर्मल वेक्टर, वो भी तो रेडियली आउटवर्ड होता है, इसलिए मैंने सर्कल ले लिया ताकि ई डॉट डी ए सेम हो जाए, और फिर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा ऊपर से नीचे तक ताकि सिलेंडर बन जाए। तो ये सिलेंडर बन गया क्लोज सरफेस। तो ये मैंने सिलेंडर ले लिया, और यहाँ पे फिर बोल दिया, देखिए फिर से इसी गॉसियन सरफेस की बात करी, ये वाला जो दोनों पार्ट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन इसके पैरेलल होगी इस सरफेस के, और डी ए वेक्टर तो इसके परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल होगा। तो ई डॉट डी ए सर्कल के केस में ऊपर दोनों नीचे दोनों के सर्कल में, ठीक है, ये जीरो हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया फ्लक्स में भाग लेगी, ई डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन। अब आप देखिए ये हॉलो सिलेंडर है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज इसके सरफेस पे है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज इसके सरफेस पे ही, अंदर कुछ नहीं है। अगर अंदर कुछ नहीं है तो ये वाला जो गॉसियन सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये कोई चार्ज एनक्लोज नहीं करेगा क्योंकि सब चार्ज तो बाहर है, तो इसको मैं जीरो बोल दूंगा। अब आप देखिए ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि यहीं पे चीज बोल देते हैं कि ई वेक्टर होगा जीरो क्योंकि ई डॉट डी ए जीरो का इंटीग्रल जीरो है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर ई डॉट डी ए का इंटीग्रल जीरो है
तो ई वेक्टर जीरो हो जरूरी नहीं है हर पॉइंट पे, नहीं बिल्कुल नहीं। बहुत लोग बस यही से बोल देते हैं बच्चों को कि देखो ई डॉट डी जीरो हो गया तो ई जीरो। इसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हर पॉइंट पे ई जीरो है कि नहीं। तो इस चीज को देखने के लिए मैं आपको आगे ले जाता हूँ। और देखिए यहाँ पे क्या बोलता हूँ, सिंस ई डॉट डी इज जीरो, ठीक है, तो हर पॉइंट पे ई जीरो क्यों होगा। ठीक है, इसका सबसे पहले मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे देता हूं कि ई डॉट डी अगर जीरो होता है तो कोई भी चार्ज बाहर रखा हुआ एक क्यू, उस पे इस क्लोज सरफेस पे, 3D क्लोज सरफेस पे जब मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूं तो मैंने आप लोगों को प्रूफ किया हुआ है कि फ्लक्स ऑफ ई डॉट डी एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज द चार्ज आउटसाइड दैट ऑब्जेक्ट, देन द फ्लक्स विल बी जीरो। पर क्या हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इस क्यू चार्ज के कारण। देखिए यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर ये डिस्टेंस में आर बोल दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी के क्यू बाय आर स्क्वायर। इस पॉइंट पे अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, लेकिन इसके इंटीग्रेशन का पूरा फ्लक्स जीरो है। ठीक है, फ्लक्स का इंटीग्रेशन इस सरफेस पे जीरो है, क्योंकि जितना जितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से घुस रही होंगी उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से बाहर भी निकल जाती है। ठीक है, इसका प्रूफ मैंने सॉलिड एंगल से भी बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि क्यों बाहर वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, क्योंकि ये दोनों जो पार्ट है वो सेम सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहे होते हैं। ई डॉट डी का मतलब आपका सॉलिड एंगल से निकल के आ जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट नेगेटिव सॉलिड एंगल सबटेंड करता है और ये वाला पार्ट पॉजिटिव सॉलिड एंगल सबटेंड करता है, और वो दोनों सेम होते हैं मैग्नीट्यूड में, तो वो दोनों समेशन होकर जीरो हो जाते हैं। तो ऐसे जिस भी पॉइंट पे आप करेंगे आपको हमेशा एक कैंसल करने वाला कॉम्पोनेंट मिल जाएगा, दिस और माइनस दिस। ठीक है, ये मैंने आप लोग गॉस लॉ की पिछले लेक्चर में बताया है जब मैंने गॉस लॉ पढ़ाया था। तो ठीक है, लेक्चर नंबर 10 है आई थिंक, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई। तो ये यहाँ पे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होगी, ये आप लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा। प्रूफ कैसे करते हैं देखिए, सिंस एवरी पॉइंट ऑफ दिस सिलिंड्रिकल सर्फेस, ठीक है, इसके अंदर जो सिलेंडर बना होगा वो कुछ ऐसा ही बना होगा, इसका हर पॉइंट, इस सरफेस का हर पॉइंट ये चार्ज सिलेंडर के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। आप अंतर निकालने की कोशिश कीजिएगा किसी भी दो पॉइंट में। सपोज यहाँ पे मैं कोई ए पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे मैं कोई बी पॉइंट लेता हूँ, ये भी डी डिस्टेंस पे है, ये भी डी डिस्टेंस पे है। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट सिमेट्रिक है इस सिलेंडर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये इनफाइनाइटली लार्ज सिलेंडर है, ऊपर तक जा रहा है, बहुत ऊपर तक। राइट, सिंस ऑल द पॉइंट्स आर सिमिलर, कोई सी पॉइंट्स में कोई फर्क नहीं है, हर पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बोल सकता हूं अरे किसी पॉइंट में कोई डिफरेंस ही नहीं है तो ई क्यों भेदभाव करेगा, ई भी बोलेगा मैं सेम रहूंगा हर पॉइंट पे रहेगा। ठीक है, और ई इज रेडियली आउटवर्ड, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। राइट, तो हम लोगों ने बोला कि ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो इसी तरह से मैं ई डॉट डी को लिख सकता हूं, ई का मैग्नीट्यूड आर कैप रेडियली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, मल्टीप्लाइड बाय डीए का मैग्नीट्यूड, और डीए वेक्टर भी आपका रेडियली आउटवर्ड होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, यही तो होता है डीए वेक्टर। ठीक है, हर पॉइंट पे ई वेक्टर भी ऐसा रेडियली आउटवर्ड, और इस पॉइंट पे डीए वेक्टर इज नॉर्मल टू दिस सरफेस, ये भी रेडियली आउटवर्ड। राइट, इस तरह से होगा हर पॉइंट पे, आप देख सकते हैं। तो यहां पे इस चीज को मैंने लिख दिया, और ये चीज किसके बराबर थी, जीरो के बराबर। अब आप देखिए, अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे कमेंट कर सकते हैं कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, ये E का मैग्नीट्यूड, सिंस ये कांस्टेंट होगा क्योंकि एवरी पॉइंट इज सिमेट्रिक, आर कैप डॉट आर कैप 1, और ये आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डीए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और ये जो कंप्लीट टर्म मिलेगी वो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगी। क्या होगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और ये आपके पास आ जाएगी अगर अगेन आप ये एक्स लेंथ का लेंगे, सेम चीज। ठीक है, इनके बीच की जो लेंथ है वो एक्स लेंथ का लेते हैं, और आप डी डिस्टेंस पे इसको मेजर कर रहे थे, तो कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए फर्दर इक्वेशन सॉल्व होगी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट सेम होगा, तो ये हर सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई डी पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, ये आपका कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। ये टर्म फाइनाइट होगी। ठीक है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपके पास 0 आ जाएगा। तो यहां से पता चलता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 होगा इस सरफेस पे, इससे डी डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो ये डी डिस्टेंस आप कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, मैं हर पॉइंट पे गॉसियन सरफेस बनाऊंगा, क्यू एनक्लोज 0, ई डॉट डीए, ई डीए बन जाएगा, क्योंकि ई वेक्टर और डीए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ई कांस्टेंट होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, ई बाहर, इंटीग्रल ऑफ डीए कर्व्ड सरफेस एरिया,
तो ई को ही 0 होना पड़ेगा। मतलब इस सिलेंडर के कंप्लीट इनसाइड, ठीक है, सिलेंडर के अंदर हर पॉइंट पे, हॉलो सिलेंडर की बात हो रही थी, ध्यान रखिएगा, किसकी बात हो रही थी, हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 होगी, दैट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर का केस कंप्लीट कर लिया। हॉलो सिलेंडर के बाहर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो ऊपर में हम लोगों ने देखा था, हॉलो सिलेंडर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोली थी हम लोगों ने, 2k लैम्डा बाय डी। ठीक है, और ये जो डी डिस्टेंस था वो कहां से था, सिलेंडर के सेंट्रल एक्सिस से डी डिस्टेंस था। तो इसको हम लोग ऐसा समझ लेंगे कि सिलेंडर के, ठीक है, जो सेंट्रल एक्सिस पे ही एक लाइन चार्ज रखा हुआ है ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी। इस सिलेंडर के सेंट्रल एक्सिस पे ही एक लाइन चार्ज रखा हुआ है ऑफ सेम चार्ज डेंसिटी, और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हम लोग को पता है 2k लैम्डा बाय डी होती है। तो सिलेंडर के बाहर जब हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो हम लोग समझ लेंगे कि सिलेंडर के सेंट्रल एक्सिस पे एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, और सिलेंडर के अंदर, हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ये मैंने बताया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 0 इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस इक्वेशन से कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इस इक्वेशन से कमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको लोग को देखना पड़ेगा यहां से, जैसे आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे 0 होगी, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो आता है वो फाइनाइट आता है, तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आती है। तो ये था पूरा हॉलो सिलेंडर का केस, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं कि सॉलिड सिलेंडर में किस टाइप से चीजें वेरी करेंगी। देखिए, एक बार अगर हॉलो सिलेंडर का केस हो गया, सॉलिड सिलेंडर के केस में चीजें बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो सॉलिड सिलेंडर के केस में मैं बस वही चीज बार बार यूज करूंगा जो हॉलो सिलेंडर में यूज किया था। नाउ केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, व्हेन द पॉइंट, ठीक है, पॉइंट का जो डिस्टेंस डी में बोला हूं, इट इज ग्रेटर इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर। ठीक है, ये आपके पास रेडियस है इस चार्ज सिलेंडर का, सपोज आर। नाउ इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, मतलब अंदर में पूरा चार्ज भरा हुआ है, कंप्लीट। ठीक है, अब ये हॉलो नहीं है, अंदर में खोखला नहीं है, अंदर में पूरा भरा हुआ है। नाउ इट्स सॉलिड सिलेंडर के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहते हैं। ठीक है, फिर से मैं किसी डी पॉइंट पे बात करूंगा कि बताइए इसके सेंटर से, इसकी सेंट्रल एक्सिस से डी डिस्टेंस पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए फिर से मेरे को गॉसियन सरफेस बनानी होगी। गॉसियन सरफेस बनाने के लिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वालिटेटिव डायरेक्शन चाहिए होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में। ठीक है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं बोलूंगा देखो ये जो सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, इस सॉलिड सिलेंडर को मैं ऐसा ज्यूम कर सकता हूं क्या कि अलग अलग रेडियस के बहुत सारे सिलेंडर से मिलके बना हुआ है ये। दिस सॉलिड सिलेंडर इज assumed to be formed by multiple hollow cylinders of different radius। ठीक है, इस टाइप से, जैसे आप देखिए यहां से एक आपके पास सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, किसी भी सॉलिड सिलेंडर को आप बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ एज्यूम कर सकते हैं, राइट। ये फिगर से देखिए आप, जैसे ये एक सॉलिड सिलेंडर था, यहां से ये सॉलिड सिलेंडर बन रहा था, इसको मैं बहुत सारे हॉलो सिलेंडर से मिलके बना हुआ मान सकता हूँ। ये एक सिलेंडर हो गया, इसकी एक और लेयर अलग रेडियस का, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, वैसे यहां से ये सिलेंडर हो जाएगा। ठीक है, ये सिलेंडर हो जाएगा। तो अलग अलग रेडियस के एक हॉलो सिलेंड्रिकल शेल से मिलके बनता हुआ मैं ये सॉलिड सिलेंडर एज्यूम कर सकता हूँ। ये पूरा सॉलिड सिलेंडर बहुत सारे छोटे छोटे आपके पास अलग अलग रेडियस के सिलेंड्रिकल शेल से मिलके बना हुआ। तो बस हो गया अपना काम खत्म। किसी भी डिस्टेंस डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए मैं बोलूंगा देखिए बहुत सारे सिलेंड्रिकल शेल से मिलके बना हुआ है, और हर सिलेंड्रिकल शेल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पिछले केस में देखी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड। तो सारे सिलेंड्रिकल शेल के कारण मिला दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही रहेगी, उसी डायरेक्शन में रहेगी, सेम डायरेक्शन में रहेगी। मैग्नीट्यूड पे कमेंट नहीं कर रहा हूं मैं अभी, बस डायरेक्शन पे कमेंट कर रहा हूं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हर सिलेंड्रिकल शेल के कारण रहेगी रेडियली आउटवर्ड। तो उन सब का सुपर पोजिशन भी आप कर दोगे और उससे एक सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, तो कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड रहेगी हर पॉइंट पे, ऐसे ऐसे रेडियली आउटवर्ड। तो बस सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, तो मेरे को पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर से रेडियली आउटवर्ड रहेगी तो मैं गॉसियन सरफेस कैसा लूंगा, एक सिलेंडर ले लूंगा। ठीक है, ये मैं एक सिलेंडर ले लूंगा यहां से। तो बस ले लिया सिलेंडर, मैंने इस डी डिस्टेंस पे एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना दी। ठीक है, इस डी डिस्टेंस पे, और इस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल दिया। अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली रहेगी,
तो ये जो दोनों सर्कल है उसका डीए वेक्टर इसके परपेंडिकुलर रहेगा, इसलिए ऊपर और नीचे का सर्कल, सिलेंडर के ऊपर और नीचे का सर्कल, गॉसियन सरफेस के सिलेंडर के ऊपर और नीचे का सर्कल पार्ट नहीं लेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। तो फिर से मैं वही चीज बोल दूंगा, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू दिस गॉसियन सरफेस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम की बात कर रहा हूं। अब Q एनक्लोज निकालने के लिए अगेन इसकी मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बोलूं, ठीक है। तो लैम्डा को मैं कैसे डिफाइन करता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय लेंथ एल, ये डिफाइन कर देता हूं, ठीक है। इससे मैं लैम्डा डिफाइन कर लिया। तो Q एनक्लोज्ड कितना होगा इस सरफेस के कारण, अगर मैं ये x लेंथ का ले लूं, x लेंथ का, तो Q इंटू एक्स हो जाएगा, क्या लैम्डा इंटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो चार्ज भरा हुआ है वो इतना ही चार्ज तो आएगा जो ये गॉसियन सरफेस एनक्लोज्ड कर रहा है, ये चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज आ जाएगा आपके पास, ये गॉसियन सरफेस जो एनक्लोज्ड कर रहा है, राइट। तो बस यहाँ पे आप लिख दीजिए Q एनक्लोज्ड के आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ E वेक्टर डॉट DA वेक्टर लैम्डा इंटू एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। सेम इक्वेशन आ गई क्या, जो हम लोगों ने हॉलो सिलेंडर में केस किया था, बाहर आउटसाइड वाला केस, ये भी मैंने आउटसाइड वाला केस लिया है, फर्स्ट केस, ठीक है। D ग्रेटर इक्वल टू R, सॉलिड सिलेंडर में आउटसाइड वाला केस लिया है। तो यहाँ पे देखिए अगेन हर पॉइंट इज सिमिलर, एवरी पॉइंट इज सिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू अदर पॉइंट। जो भी ये गॉसियन सरफेस सिलेंडर बनेगा इसका सारा पॉइंट इज सिमिलर विथ रेस्पेक्ट टू द इनर सिलेंडर, ठीक है। आप करके देख लीजिएगा, आप विजुअलाइज करके देख लीजिएगा कि जो इसके एवरी पॉइंट होंगे ना सी डी ई, सब सेंटर से कितने डिस्टेंस पे होंगे, D डिस्टेंस पे होंगे, सब के सब सेंटर से, ठीक है। एवरी पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस D, बिकॉज ये सिमेट्री फॉलो कर रहा है। तो इस सिलेंडर से हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, तो हर पॉइंट पे E का मैग्नीट्यूड सेम होगा, क्योंकि कोई डिफरेंस नहीं है कोई भी पॉइंट में। आर कैप DA का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आर कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। इसका आप इंटीग्रेशन कर देंगे और ये जो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौश पौश हो गया है। इंटीग्रल ऑफ E का मैग्नीट्यूड आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन। यही सॉलिड सिलेंडर केस में हम लोगों ने किया था। अगेन आर कैप डॉट आर कैप जो होगा वो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा। E सेम होगा इंटीग्रेशन से बाहर, DA का मैग्नीट्यूड का इंटीग्रेशन हो जाएगा लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन, ये आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हमें सरफेस एरिया किसका चाहिए, गॉसियन का। जो गॉसियन सरफेस एरिया बनाया है आपने, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप निकालेंगे। जो गॉसियन सरफेस बनाई है उसका एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया। तो यह आ जाएगा E का मैग्नीट्यूड, सिलिंड्रिकल सरफेस था, रेडियस था D, क्योंकि D डिस्टेंस पे निकाल रहे थे, x लेंथ थी सिलेंडर की, तो 2 पाई dx इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट। x से s गया, अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D आएगी, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास k आ जाएगा, आप बोलेंगे 2k लैम्डा बाय d। तो ये आपके पास अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसी ही हुई क्या, जैसे हॉलो सिलेंडर के केस में हो रहा था। तो आउटसाइड वाला जो केस बनेगा, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर के केस में जो बाहर होगा, उस सिलेंडर से बाहर होगा, उसमें फिर से हम लोग सोचेंगे एज इफ अ लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो एज इफ अ लाइन चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ सिलेंडर, और जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, जो सिलेंडर की चार्ज डेंसिटी है, इसीलिए ये लाइन चार्ज जैसा ही फॉर्मूला आ रहा है। तो हॉलो और सॉलिड सिलेंडर में अगर मैं बाहर की बात करूं, सेम फॉर्मूला बन के आता है 2k लैम्डा बाय d, जो कि एक लाइन चार्ज का फॉर्मूला है। खत्म हो गया, अरे कुछ याद करने की जरूरत नहीं, लाइन चार्ज का फॉर्मूला याद कर लो, 2k लैम्डा बाय d, हॉलो सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर सेम, आउटसाइड ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब इनसाइड ऑफ सिलेंडर देखने के लिए, ठीक है, हम लोग एक और डायग्राम बना लेते हैं। ये बन गया हमारा नया डायग्राम। तो हम लोग अब
जो बात करेंगे व्हेन D इज लेस देन R, ठीक है, व्हेन इनसाइड ऑफ सॉलिड सिलेंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ऑफ, ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये D पॉइंट है, इसके सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस है, अगेन इट इज लेस देन दिस R, मतलब अंदर है पॉइंट। अब इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हम लोगों ने हॉलो के केस में देखा था, हॉलो केस में फिर से लाइंस बन जाती हैं सिलेंडर को काटने से, और उन दो लाइंस के कारण, ठीक है, वो दोनों लाइन इस पॉइंट से सिमेट्रिकली प्लेस्ड होंगी, ठीक है। वो जो दोनों लाइंस निकल के आती थी ना, फिर से मैं बता देता हूं, अगर आप लोग को सॉलिड हॉलो सिलेंडर वाले केस में समझ नहीं आया होगा तो, ये जो दोनों लाइंस बन के आती थी यहाँ पे, सपोज इनसाइड में पॉइंट बात कर रहा हूं, तो फिर से ऐसे बहुत सारी लाइन से मिलके बना होगा सिलेंडर, और ये जो दोनों लाइंस है सिमेट्रिकली प्लेस्ड होती है इस पॉइंट के अबाउट, जिस भी पॉइंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो फिर यहां से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो बस आपके पास ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ रेडियली आउटवर्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी, किसी भी पॉइंट पे देखिए, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी, वो डायरेक्शन कौन सी होगी, उस पॉइंट को जब आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे इस डायरेक्शन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी, ठीक है। यहां से भी आप समझ सकते हैं, देखिए ऐसी टाइप की लाइन बन जाएगी क्या, मैंने इसका इस चीज का इधर से देख लिया इस चीज को, ठीक है, इस चीज का साइड व्यू जब मैं देख रहा हूं तो ये मेरे को ऐसा कुछ फिगर दिखेगा, तो ये लाइन और ये लाइन सिमेट्रिकली प्लेस्ड है क्या इस पॉइंट के अबाउट, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, ठीक है। तो आप देखिए इस लाइन के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, और इस लाइन के कारण, ये वाली लाइन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएंगी। ये दोनों का ये वाला जो कंपोनेंट है कैंसल आउट, और सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बच जाएगा, राइट, सिर्फ और सिर्फ रेडियली आउटवर्ड वाला कंपोनेंट बन जाएगा, और वो कंपोनेंट का कौन सा होगा, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, जो आपका इस दोनों लाइन के सेंटर पे जो लाइन होगी उससे जो आप ज्वाइन करेंगे ना, वो वाला कंपोनेंट बच जाएगा, ये वाला, ठीक है। तो बस यहां से हम लोगों को वो चीज समझनी है। तो बस यहां पे फिर से हो गया, इस सॉलिड सिलेंडर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ सिलिंड्रिकल शेल, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल। इसको मैं बोल देता हूं कि ये कितने सिलिंड्रिकल शेल से बना है, इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल शेल से बना है, ऑफ मल्टीपल रेडियस, ठीक है, ऑफ डिफरेंट रेडियस, बस। और हर सिलिंड्रिकल शेल के कारण रेडियली फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, तो बस अब सारे सिलेंडर का जब सम करेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड आएगी, ठीक है। सॉलिड सिलेंडर का सम करने से बन जाएगा, और उनके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगी, डीए वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड है। तो यहां से मैं बोल देता हूं, देखिए गॉस लॉ फिर से लगा के, इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये जो ई वेक्टर है ना, ये गॉसियन सरफेस पे ई वेक्टर है, इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से आपके पास क्यू एनक्लोज्ड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इस केस में चार्ज एनक्लोज जीरो नहीं होगा, इस केस में चार्ज ये इतना एनक्लोज कर रहा है क्या, तो इतना वॉल्यूम में चार्ज ये एनक्लोज कर रहा है। तो अगर मैं इसकी वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी यहां पे डिफाइन करूं, इस चार्ज की वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी में रो अगर यहां पे डिफाइन करूं, रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, Q बाय V इज रो, रो क्या है, टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये आपके पास अगर रो है तो चार्ज एनक्लोज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। चार्ज एनक्लोज को आप क्या लिखेंगे, दैट इज रो इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस एनक्लोज पार्ट, तो उसको मैं लिख दूंगा पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स, एक्स लेंथ का गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया है, ये आपके पास एक्स लेंथ का है, ठीक है। तो पाई डी स्क्वायर एक्स ये वॉल्यूम हो गया, रो से मल्टीप्लाई तो टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आ गया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया एप्सिलॉन नॉट से, ठीक है। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सिंस बोलूंगा हर पॉइंट पे सेम है, सिमेट्रिक है, शुरू से ही वही चीज यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो ई वेक्टर आर कैप डॉट डीए वेक्टर आर कैप, इसका मैं इंटीग्रेट कर दूंगा अलोंग दिस गॉसियन सरफेस, आर कैप 1, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे सेम है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के, ये आ जाएगा डीए, इसको मैं लिख दूंगा रो पाई डी स्क्वायर एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, वेरी सिंपल। तो ये जो फिर से कर्व सरफेस एरिया आएगा, क्योंकि जो नीचे के सर्कल हैं वो पार्ट नहीं लेंगे, ये सर्कल जो है ये पार्ट नहीं लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी, डीए वेक्टर ऐसा होगा, हर पॉइंट पे परपेंडिकुलर बनेगा, तो यहाँ पे वो पार्ट नहीं लेंगे। इसकी जो वैल्यू है वो आप बोल सकते हैं इट इज 2 पाई डी एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग के पास निकल के आ जाएगी रो पाई डी स्क्वायर एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई डी एक्स,
ये x से ये x कैंसल आउट, पाई से पाई कैंसल आउट, d से d कैंसल आउट। फाइनल रिजल्ट इज रो d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो निकल के आया था वो कितना आ गया? इट इज रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप इसको डायरेक्शन के साथ इक्वेशन फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जो डी वेक्टर है इस सेंटर से उसी के अलोंग होगी, क्योंकि डी वेक्टर को मैंने रेडियली आउटवर्ड डिफाइन किया है क्या? अरे किया है डी वेक्टर को, तो उसी डायरेक्शन में होगी। तो यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, इसी डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, तो आप डी वेक्टर की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे और बोलेंगे ये आपके पास डी वेक्टर की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस डी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, इट इज रो डी वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, अगर इनसाइड की मैं बात करूं तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी कर रही है क्या? देखिए रो डी बाय 2 एप्सिलॉन जो आया है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, रो डी वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन जो आया है, इसका मतलब इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी क्योंकि डी वेक्टर जीरो है। अरे डी लेंथ जीरो है सेंटर पे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली इंक्रीज करेगी क्या? और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी रो आर बाय 2 एप्सिलॉन, सॉरी 3 एप्सिलॉन स्फीयर के केस में आएगा, हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, रो आर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। यहाँ पे लीनियरली वेरिएशन होगा जीरो से यहाँ तक। और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी होगी? के लैम्डा बाय डी से। ठीक है, तो इसको अगर मैं के लैम्डा और डी के फॉर्म में लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को पता है कि मैं एल लेंथ में अगर लैम्डा इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी मानूं तो एल लेंथ में चार्ज में कितना बोल दूंगा? लैम्डा इंटू एल। और अगर आपके पास वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगी, रो होगी, तो उसी एल लेंथ में आप चार्ज कितना बोलेंगे? अरे कितना बोलेंगे? रो इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर इज द रेडियस सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आप? यही तो है। अरे एल लेंथ में चार्ज सेम होगा। अगर सपोज सिलेंडर का आप एल लेंथ ले लें और लीनियर चार्ज डेंसिटी से लैम्डा इंटू एल चार्ज बोलेंगे इतने पार्ट में, और आपका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा तो रो इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आप देखिए रो की जो वैल्यू आ गई लैम्डा के टर्म्स में, रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी लैम्डा के टर्म्स में? रो इज इक्वल्स टू एल से तो एल कैंसिल आउट कर दूंगा मैं, लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगी। तो इस चीज को अगर मैं लैम्डा के टर्म्स में रखना चाहूं तो इसको मैं रख सकता हूं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय पाई आर स्क्वायर डी वेक्टर बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, और ऊपर नीचे फिर से मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ऊपर नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है क्या? क्योंकि मुझे 4 पाई एप्सिलॉन बनाना है, तो यहां से मैंने इसको 2 कर दिया, इसको 2 कर दिया। तो 2 इंटू 2 एप्सिलॉन 4 एप्सिलॉन और पाई मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया। इसको मैं के दे दिया, तो 2 के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर हो गया क्या? 2 के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर हो गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी देखिए 2 के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इसको किसके टर्म्स में लिखें? लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में लिखें। ठीक है, तो अब आप देखिए जब मैं जो ग्राफ बना रहा था, ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा के टर्म्स में भी डिफाइन करी है आप लोगों के लिए, 2 के लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर। ठीक है, आप लोगों को पता है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2 के लैम्डा बाय आर, बाहर से आ रहे हैं ना, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 के लैम्डा बाय डी, अगर ये डी डिस्टेंस है तो बाहर से आएंगे तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 2 के लैम्डा बाय आर। तो यहाँ पे पुट करते देख लीजिए, अगर अंदर से जाएं या बाहर से आए, अगर अंदर से जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे डी की जगह आप आर रख रहे हैं तो आ गया क्या? 2 के लैम्डा बाय आर, रेडियली आउटवर्ड आ गया, यहाँ पे डी की जगह आप आर रख देंगे। ठीक है, तो सेम आ रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आनी भी चाहिए चाहे आप अंदर से जाएं या बाहर से आए। ठीक है, ये पॉइंट तो दोनों के लिए पड़ेगा ना। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए 2 के लैम्डा बाय आर आ रही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं 2 के लैम्डा बाय आर बोलूं और इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो देखिए 2 के लैम्डा बाय डी हो जाएगा क्या? ठीक है, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड फिर घटते 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 घटते
इन्फानाइट पे जीरो हो जाएगी। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड का, फॉर सॉलिड सिलेंडर और फॉर हॉलो सिलेंडर दोनों ग्राफ देखते हैं, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग देखते हैं, देखिए हॉलो सिलेंडर के लिए सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो अगर उसकी जो डिस्टेंस है वो आर से बड़ी हुई होगी, ठीक है, ये सिलेंडर का रेडियस था आर, इससे बाहर की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि एज इफ ये सेंट्रल एक्सिस है, समझ लीजिए ये दोनों सिलेंडर की सेंट्रल एक्सिस है, तो इससे आर के मैं बाहर की अगर बात करूंगा तो 2k लैम्डा बाय डी से वेरी होता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर डी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर, मैं क्या बोलता हूं 2k लैम्डा बाय डी। ठीक है, तो मतलब जैसे से जैसे डी बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है क्या, और डी की वैल्यू इन्फानाइट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। तो देखिए ये जीरो से ऐसे बढ़ता हुआ आएगा और 2k लैम्डा बाय आर तक, ठीक है, जब सरफेस पे पहुंचेगा तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 2k लैम्डा बाय आर। तो इस पॉइंट पे आपके पास पता है आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, इस पॉइंट पे। और इसके बाद सिंस हॉलो सिलेंडर में, ये हॉलो सिलेंडर मैंने बनाया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होती ही नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई क्या, यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास आई 2k लैम्डा बाय आर, और इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, अरे है ही नहीं, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं है अंदर में, तो उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास जीरो हो जाएगी, मतलब यहाँ ये ग्राफ बनेगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, नो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आर से इधर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, और आर के बाहर जस्ट सरफेस पे 2k लैम्डा बाय आर, और उसके बाद ये वैल्यू जो है इस तरह से घटने लग जाएगी और यहां से इन्फिनिटी पे ये जीरो को टेंड करेगी। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर हॉलो सिलेंडर। ठीक है, और सॉलिड सिलेंडर के केस में देखते हैं, आर से बाद में सेम बिहेवियर होता है क्या, एज इफ अ सेम डेंसिटी लाइन चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट सेंट्रल एक्सिस पे। ठीक है, आर से बाहर तो सेम बिहेवियर होगा, तो मैं सेम बिहेवियर बना देता हूं। सेम बिहेवियर होता है क्या 2k लैम्डा बाय डी का, और आर पे कितना होगा 2k लैम्डा बाय आर। ठीक है, उसके सरफेस पे। और अंदर में हम लोगों ने बिहेवियर देखा, ठीक है, जब आपके पास डिस्टेंस की वैल्यू लेस देन रेडियस होगी, सेंट्रल एक्सिस से डिस्टेंस की वैल्यू, व्हेन डिस्टेंस इज लेस देन रेडियस, तो हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है, ठीक है, अभी मैं लैम्डा के टर्म्स में लिख रहा हूं ताकि आप लोग से कोरिलेट हो पाए, 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर लीनियरली बढ़ रही थी क्या। ठीक है, इस डी की जगह पे आप आर रख दीजिए सरफेस पे निकालने के लिए। सपोज ये आपका हॉलो नहीं सॉलिड सिलेंडर है, तो सरफेस पे निकालने के लिए आप इस डी की जगह आर रखेंगे, देखिए 2k लैम्डा बाय आर आ गया, हमारी कंटिन्यूटी स्टैब्लिश हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है। तो यहां से देखिए ये लीनियरली वेरी करेगी और ये इस तरह से लीनियरली 2k लैम्डा बाय आर तक पहुंच जाएगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होगा। ठीक है, और इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूं 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी वेक्टर। ठीक है, इसको याद किया जा सकता है, इसको याद करके 2k लैम्डा बाय आर को याद करो, ठीक है, एट आर पे। ठीक है, तो मुझे इसको डी के साथ वेरी करना है और मुझे पता है ये लीनियरली वेरी करती है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2k लैम्डा बाय आर स्क्वायर इंटू डी। ठीक है, ताकि इस डी की जगह जब मैं आर रखूंगा सरफेस पे निकालने के लिए तो 2k लैम्डा बाय आर आ जाएगा, तो इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया कि किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी होगी फॉर अ सिलेंडर ऑफ हॉलो, कोई अंदर में चार्ज नहीं है, और एक सिलेंडर जो कि सॉलिड है। सॉलिड सिलेंडर में इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली वेरी होगी और बाहर सेम वेरी होगी, जैसे लाइन चार्ज उसके सेंट्रल एक्सिस पे रखा है। हॉलो सिलेंडर में बाहर तो वही वेरिएशन होगा जैसे लाइन चार्ज सेंट्रल एक्सिस पे रखा है, और अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है क्या, तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो यहाँ पे आज हमारा ये वाला जो लेक्चर है, पूरा कंसेप्चुअल टॉपिक जो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस की बात करेंगे, जब एक स्फीयर हॉलो होगा और एक स्फीयर जब सॉलिड होगा उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है क्या, तो ये था हमारा कंप्लीट टॉपिक ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, किस तरह से ये वेरी होगी, उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को समझनी जरूरी थी। तो यहाँ पे आज ये लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं। ठीक है, हर चीज आप लोगों को पता होना चाहिए, हर चीज के पीछे का रीजन पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग ये पढ़ लिए कि आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर क्या होती है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस। थैंक यू।